ठीक है, अब ध्यान से सुनो। आज से हम लोग जो है तुम्हारी बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाली है आगामी 8वीं बोर्ड जो जैक लेगा, उसमें तुम्हारे लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे अलग अलग विषयों में, उसके बारे में हम लोग प्रतिदिन चर्चा करेंगे। तो उसमें आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो विज्ञान विषय के लिए है। आपकी पहली आपके पाठ्य पुस्तक में जो पहला पाठ है कोशिका, उसके लिए हम लोग आज उस पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे उसमें से कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो कोशिका आप लोग पूरे वर्ष में मतलब ये पाठ पढ़ाई हो चुकी है, हो गया है ना। तो इसमें कोशिका, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेल कहते हैं, तो इसके अंतर्गत आने वाले कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो तुम्हारे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोगों को बोर्ड क्लियर दिख रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न जो उठता है इस पाठ में, पहला प्रश्न जो उठता है इस पाठ में वो ये है कि कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक है, हमको लगता है आप सबों में से सबको आता है ये प्रश्न का उत्तर, लेकिन ये उत्तर जो है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इससे संबंधित कुछ और बातों को भी हम लोग बीच में डालेंगे। तो क्या उत्तर होगा इसका? ठीक है, रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक जो एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कोशिका की खोज की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में। और इनके बारे में ये जानना है कि सबसे पहले इन्होंने जीवित कोशिका को नहीं देखा। क्या किया था? इन्होंने एक कॉर्क कोशिका, कॉर्क की कोशिकाओं का अध्ययन किया था और उसमें उन्होंने पहली बार ये बताया था कि कोशिका, जिसको हम लोग प्रकोष्ठ या सेल के नाम से उन्होंने कहा था, कि ये इसकी आकृति इस प्रकार से होती है। तो इस तरह से इसका प्रश्न दो तीन तरह से पूछा जा सकता है। जैसे पहला है कि पूछेगा कि कोशिका की खोज किसने की थी, तब तो आप बता दीजिएगा। समय या साल पूछेगा तब भी आप बता दीजिएगा कि 1665 ईस्वी में की थी उसकी खोज। उसके बाद अगर ये पूछेगा कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार किन कोशिकाओं का अध्ययन किया था, तो ये कॉर्क कोशिकाओं का अध्ययन किया था, ये उत्तर होगा इसका। ठीक है, दूसरा प्रश्न हम लोग लेते हैं, सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? कौन बताएगा? सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या हो सकती है, क्या होता है? चलिए बताइए। उत्तर। ठीक है, ये सही जवाब है क्या? जब हम लोग कोशिका की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि कोशिका जो है किसी भी शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, मतलब सबसे छोटी इकाई है। अब यहाँ प्रश्न है कि रचनात्मक एवं कार्यात्मक, तो सूक्ष्मतम तो कोशिका है, तो सूक्ष्मतम के साथ क्या वो रचनात्मक रूप से भी सबसे छोटा है और कार्यात्मक रूप से भी सबसे छोटा है? तो इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे समझते हैं, रचनात्मक का मतलब होता है शरीर की संरचना का निर्माण करना। तो शरीर का निर्माण कौन करता है? सबसे प्राथमिक इकाई या सबसे छोटी इकाई। जैसे मान लीजिए हम भवन बनाते हैं, ये बिल्डिंग बनी है, विद्यालय का आपके बिल्डिंग, तो उसमें जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले छोटी सी मतलब छोटा चीज हम लोग क्या लेते हैं? ईंट लेते हैं ना। और ईंटों को ही हम जोड़ते एक भवन का निर्माण करते हैं या उसका शक्ल देते हैं, उसको तैयार करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से किसी भी सजीव का शरीर, चाहे वो छोटा शरीर मतलब चींटी का हो, कीट मकोड़ों का हो, या आपका बड़े शरीर वाले जीव जो हैं, जैसे हाथी है या व्हेल मछली है, तो इस प्रकार के बड़े शरीर वाले भी जीव हैं जंतु या छोटे शरीर वाले जीव जंतु हैं, सबकी जो सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई मतलब उसके शरीर को बनाने वाली जो छोटी इकाई है वो क्या होती है? क्या होती है? फिर वही बात, कोशिका होती है। ठीक है, वो क्या होती है? कोशिका। ठीक उसी प्रकार से अगर कार्यात्मक रूप से, जैसे मान लीजिए कि हम अपने हाथ से कार्य करते हैं ना, तो क्या हम हाथ तो बाहर हमारा दिख रहा है, तो हाथ से कार्य करने से पूर्व
अगर हम इसका अध्ययन करें तो इसमें हमारा हाथ भी किससे बना है? कोशिकाओं के समूह से बना है। कोशिकाओं के समूह से बना है। तो जब एक कोशिका काम करेगी, है ना, एक कोशिका कार्य करेगा तभी तो हमारा हाथ भी काम करेगा, है कि नहीं? तो इसलिए काम करने का भी सबसे छोटा इकाई क्या है? कोशिका है। और संरचना तैयार करने का भी सबसे छोटा इकाई क्या है? तो इस प्रश्न में आप उत्तर क्या होगा? सजीवों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होगी भाई? कोशिका होगी। गड़बड़ होगी, इसको ध्यान रखना। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। बहुत सारे लोग हाथ उठा रहे हैं, कोई एक उत्तर बताइए लड़कियों में से। वेरी गुड। तो इसका उत्तर हम लोगों को पता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नर्वस सेल। ठीक है। तो बाकी दूसरे भी सेल हैं, जैसे अस्थि कोशिका, हड्डी की कोशिका, पेशी कोशिका, मांसपेशी की कोशिका, रक्त कोशिका, ये रक्त की कोशिका, ये सारे कोशिकाएं हैं। लेकिन उसमें अगर इनका साइज देखा जाए तो सबसे लंबी और बड़ी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है? अब मैं ऑप्शन पढ़ता हूं पहले। ठीक है। पहला है अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, तीसरा है दोनों और चौथा है हाइड्रा। ठीक है। जवाब देंगे आप लोग? सुमी बोल रही है अमीबा। और अमीबा और अमीबा। ठीक है। हाइड्रा। आप आगे बढ़ रही। तो यहीं तक रुक रहे हैं हम लोग, है ना? सब लोगों को लग रहा है कि अमीबा होगा, तो अमीबा होगा। आप लोग अमीबा से आगे बढ़े ही नहीं। आपके पाठ्य पुस्तक में चित्र दिया हुआ है अमीबा का। आपने सोचा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है ना? लेकिन उसके साथ कई और एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसका नाम भी आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है। ठीक है। आपने उस पर गौर नहीं किया होगा। तो उसमें से एक और जीव भी है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, है ना? उसके बाद कुछ और जीव भी हैं, वोल्वोक्स, ये कॉलोनियल सेल हैं, या ये क्लेमाइडोमोनस, ये भी बहुत सारे शैवाल वाले कोशिका होते हैं जो आपके एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण में आता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, आपको विकल्प दिया गया है, इसमें अमीबा और पैरामीशियम दोनों दिया गया है, देख रहे हो? और तीसरा पूछता है आपसे कि ये दोनों हैं, क्या ये दोनों हैं? जी, ये दोनों ही एक कोशिकीय जीव के उदाहरण। ठीक है। तो याद रखना, इसमें अगर ये दोनों का नाम है तभी दोनों उत्तर होगा, दोनों विकल्प सही होंगे। अगर दोनों में से किसी एक का अगर विकल्प दिया गया है तो एक ही सही है। ठीक है ना? तो इस तरह से एक कोशिकीय जीव की पहचान करें। अगला है, पर्यावरण में सबसे छोटी कोशिका होती है। पर्यावरण में या हमारे चारों ओर इस दुनिया की सबसे छोटी कोशिका क्या है? ये भी आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। और जवाब देंगे इसका। ऑप्शन क्या क्या है वो देख लेते हैं। माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, विषाणु और शैवाल। हाँ, तो इसका उत्तर होगा माइक्रोप्लाज्मा, जो जल में पाया जाता है, एक प्रकार का शैवाल। ठीक है। अगला प्रश्न, एक समान संरचना एवं कार्य वाले कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक समान संरचना एवं कार्य वाले कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। ऑप्शन देखेंगे, अंगतंत्र, है ना, और इसको बोलते हैं सिस्टम। ठीक है। उसके बाद उत्तक, है ना, उसके बाद तंत्रिका और उसके बाद जीव। हाँ, उठाएंगे जिनको उत्तर आता है। क्या उत्तर होगा इसका? एक समान संरचना और कार्य वाले कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहेंगे? अंगतंत्र कहेंगे, या ऑर्गन सिस्टम, या ऑर्गन कहेंगे, या उत्तक, है ना, या तंत्रिका कहेंगे, या जीव कहेंगे? क्या कहेंगे? तो आपका जवाब जो है गलत है। इसका उत्तर होता है उत्तक। क्या होता है? उत्तक के बारे में नहीं पढ़े हो? देखो, जब कुछ कोशिकाएं जो एक जैसी आकृति की होती है, मान लो यहाँ गोल आकृति वाले कुछ कोशिकाएं कामों के समूह इस तरह से समूह बना रहे हैं,
ठीक है। तो एक ही दिखने वाले ये कोशिकाओं के समूह है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? ऊतक कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊतक। अब एक चीज इसमें और भी देखना है कि इनका कार्य भी समान होना चाहिए। जैसे अगर ये चारों पेशी कोशिकाएं हैं, मतलब मांसपेशियों की कोशिकाएं हैं, तो मांसपेशी कोशिकाओं का कार्य क्या है? हमारे शरीर के में गति का जो कार्य है, गति में सहायता करना। तो ये सभी कोशिकाओं का समूह क्या करेगा? एक समान कार्य करेगा, मतलब गति में सहायता करेगा, अगर ये पेशी कोशिकाओं का समूह, ठीक है। तो इनका कार्य भी समान है और इनकी संरचना भी समान है। तो ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ऊतक। क्लियर है? तो ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिनकी संरचना और कार्य समान है, ठीक है। क्लियर है? अब आगे देखते। तो कोशिका की सबसे बाह्य संरचना कहलाती है, विकल्प है कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य और लवक, ठीक है। उत्तर क्या होगा? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ठीक ना। तो इसमें एक चीज हम बताना चाह रहे थे, ये सामान्य कोशिका की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली कोशिका की सबसे जो बाहरी परत होती है, हम लोग जैसे देखते हैं, ये बाहरी घेरा जो होता है किसी कोशिका का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। लेकिन जब हम पादप कोशिका की बात करते हैं, पादप मतलब पौधों में जो कोशिकाएं पाई जाती है, उसकी जब हम बात करते हैं तब हमको देखना है कि ये एक प्रकार की मोटी परत या मोटी एक परत या आवरण बाहर की ओर पाई जाती है, जिसका नाम कोशिका भित्ति, ठीक है। तो यहाँ पर ये जवाब उत्तर आपका बदल जाएगा। अगर इसमें पूछेगा कि पादप कोशिका की सबसे बाहरी आकृति क्या है या सबसे बाहरी संरचना क्या है, तो उसका उत्तर क्या होगा? कोशिका भित्ति होगा, ठीक है। लेकिन जंतु कोशिका में जब पूछेंगे या किसी सामान्य कोशिका में जब हम बात करेंगे कि सबसे बाहरी संरचना या बाहरी परत क्या कहलाता है, तो कोशिका झिल्ली। एक चीज और है, अगर यहाँ कोशिका मेंशन नहीं है और अगर ये दो कोशिका झिल्ली के जगह पे कोशिका भित्ति अगर ये विकल्प दिया गया है, तो भी हम लोग उत्तर किसको मानेंगे? कोशिका भित्ति को मानेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में कोशिका भित्ति के बारे में पूछा है। कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है ना? कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? विकल्प है ग्लूकोज, सेल्यूलोज, लिपिड और प्रोटीन। वेरी गुड, उसका जवाब सही है, ठीक है। देखो, कोशिका भित्ति जो होता है एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट अणु से इसकी संरचना बनी होती है, किसकी? कोशिका भित्ति की, और जिसको बोलते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को सामान्यतः हम सामान्य जीव जो हैं, अगर हम कार्बोहाइड्रेट मानते हैं तो उसको हम पचा नहीं सकते, है ना। ह्यूमन बीइंग से हमारे मनुष्यों में सेल्यूलोज को पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दूसरे जीव जंतु जो होते हैं जैसे जानवर, मवेशी, ये सभी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं, इसीलिए वो पेड़ पौधों को खा करके भी उसको पचा पाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न है यहाँ, कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? तो सेल्यूलोज से बनी होती है, हमेशा याद रखना। अगला प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है और संभावित प्रश्न है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। वो ये है कि कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है किसको? हम लोग कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। विकल्प दिया गया है रेखिका, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, ठीक है। क्या होगा? तो इसका उत्तर आप लोगों को पता है, उसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों कहलाता है ऊर्जा गृह? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं? क्योंकि, है ना, कोशिका, किसी भी कोशिका का जो अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पर एटीपी के रूप में ऊर्जा का संग्रहण और संश्लेषण होता है। जब भी कोई जीव
भोजन करता है तो पाचन करने के बाद उसका जो स्रोत होता है वो कहाँ पहुँचता है, कोशिकाओं तक पहुँचता है। और कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पेशली स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, उससे एटीपी को सिंथेसिस करता है, उस एटीपी का संश्लेषण करता है और उसको क्या करता है, ऊर्जा के रूप में संग्रहित करता है शरीर में, और आवश्यकता पड़ने पर शरीर के विभिन्न अंगों तक उसको पहुंचाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह। ठीक है, क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न रहेगा आज का। 10 प्रश्न हम लोग प्रतिदिन लेंगे। जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है किसे, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। किसी भी जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है, तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। ऑप्शन है केंद्रक, जीव द्रव्य, गुणसूत्र और गोल्गी बॉडी। क्या कहा, जीव द्रव्य सही जवाब। बाकी लोग का कोई और जवाब है, नहीं आता है। चलिए, इसका उत्तर होगा जीव द्रव्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और क्यों कहा जाता है उसको समझो। जीवन का भौतिक आधार मतलब जीवन का फिजिकल बेसिस। क्यों, क्योंकि देखो कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, मान लीजिए कि ये कोशिका है, कोशिका में क्या पाया जाता है, एक तरह का गाढ़ा लसलसा द्रव पाया जाता है, लिक्विड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। अब देखो किसी भी शरीर में जो कोशिका पाए जाते हैं वो तो कार्यात्मक और आपका संरचनात्मक इकाई हो गया। अब इस इकाई के अंदर क्या काम हो रहा है, तो सारा जो फंक्शन होता है इस इकाई में, जितना भी फिजिकल फंक्शन मतलब भौतिक प्रक्रिया है ना, या आपकी प्रतिक्रिया कह लीजिए, भौतिक प्रतिक्रिया, जितनी भी प्रक्रिया है वो सारा इसी जीव द्रव्य के अंदर ही प्रक्रिया चलता रहता है। जो भी काम होता है इस जीव द्रव्य के अंदर ही होता है। इसीलिए जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है, जीव द्रव्य। आज का इस टॉपिक के लिए जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो यहीं तक हम लोग छोड़ते हैं। इससे आगे दूसरे और महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग दूसरे दिन करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।